एनसीएन टीवी देखने वालों और सुनने वालों को शमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट, लीडरशिप स्कॉलर डॉक्टर रुबीना फ़रोज़ भट्टी साहबा हैं, जिन्होंने बहुत ही अहम अवार्ड हासिल किए हैं। हाल ही में 11 अगस्त मिनाटी डे की तकरीब में अक़लियतों के अहम या जिन्होंने बड़ी अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनके खिदमत के सिले में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें डॉक्टर रुबीना फ़रोज़ भट्टी साहबा भी हैं। और गुफ्तगू करने से पहले हम उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक तारफ़ी वीडियो देखते हैं, जिसे डिजिटल आर्ट प्राइवेट लिमिटेड KCEO शहजाद भट्टी साहब ने तैयार की है। तो देखते हैं वीडियो क्लिप। डॉक्टर रुबीना फ़िरोज़ भट्टी पाकिस्तान की उन बहादुर ख़वातीन में से एक हैं जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर बाहैसियत कायद अपनी पहचान बनाई। सरगोदा शहर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर रुबीना फ़िरोज़ ने MSc केमिस्ट्री बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से की। आयरलैंड से डेवलपमेंट स्टडीज में MA किया, जहाँ इन्हें शानदार तालीमी कारकर्दगी पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो कैलिफोर्निया से लीडरशिप स्टडीज में PhD की। दौरान PhD दीगर कई स्कॉलरशिप्स के अलावा उन्होंने हार्वे फेलोशिप भी हासिल की, जो बेहतरीन अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले उन तालिब इल्मों को दी जाती है जिन्होंने अपने समाज में चेंज एजेंट के तौर पर काम किया हो। डॉक्टर रुबीना फ़िरोज़ ईस्ट मेनोनाइट यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में विजिटिंग स्कॉलर भी रही। वो कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। उन्होंने नोबेल पीस प्राइज विनर मुरेद कारिगन की किताब विजन ऑफ पीस का उर्दू में तर्जुमा भी किया। उन्होंने दुनिया भर में 30 से ज़ायद ममालिक में इंसानी हकूक़ के फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली उनकी कोशिशों को सरकारी और गैर सरकारी सतह पर सराहा गया। हुकूमत पंजाब के ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मुसलसल 4 साल तक इन्हें ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया, जबकि न्यूज़ वीक ने इन्हें 2011 और 2015 में पाकिस्तान की 100 बाअसर ख़वातीन की लिस्ट में भी शामिल किया। उनकी समाजी खिदमत पर उन्हें कई बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। वो पाकिस्तान की वाहिद मसीही खातून हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर डॉक्टर जिम जोंग किम से मुलाकात की और मार्गरेट मैकनिमारा अवार्ड हासिल किया। इन्हें 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एन पीस अवार्ड दिया गया। 2011 में अमेरिकी कांग्रेस की साबका स्पीकर नैन्सी पेलोसी के हमरा वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला। 2010 में वर्ल्ड विजन से इंटरनेशनल पीस अवार्ड हासिल किया। 2009 में जॉन बी क्रॉक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो ने इनकी जिंदगी और काम के बारे में हार्मनी इन द गार्डन के नाम से किताब लिखी। 2005 में दुनिया भर से नोबेल प्राइज के लिए नामजद होने वाली खवातीन में भी डॉक्टर रुबीना फ़िरोज़ भट्टी का नाम शामिल था। डॉक्टर रुबीना फ़िरोज़ भट्टी की समाजी खिदमत पर UNDP, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका और जिमी कार्टर सेंटर जॉर्जिया ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई, जबकि इन्हें विकी पीस वुमेन और 24 पीसेज ने भी प्रोफाइल किया। 2021 में विकीपीडिया ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के नोटेबल अनुमलाए में शामिल किया। डॉक्टर रुबीना फ़िरोज़ भट्टी कई सरकारी और गैर सरकारी अदारों के बोर्ड्स और काउंसिल्स की मेंबर हैं। वो 3 साल तक नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए बतौर कमिश्नर काम करती रही। इनका इंसानी हकूक, समाजी इंसाफ और अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म दुनिया भर की कम्युनिटीज़ को मुसलसल मुतासिर कर रहा है। इस वक्त वो अमेरिका में मुकीम हैं और बतौर ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल और लीडरशिप कंसल्टेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और अदारों के साथ काम कर रही हैं। डॉक्टर साहबा, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि नाज़रीन को तजस्सुस है कि आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मिनाटी एक्सीलेंस अवार्ड क्यों मिला, मगर मेरा सवाल तो ये है कि आपको ये अवार्ड इतनी देर से क्यों मिला। हालांकि आपकी नोबेल प्राइज़ के लिए नामजदगी तो 2005 में हो गई थी। और एक और बात भी नाज़रीन को बताऊं कि उस वक़्त आसमा जहांगीर भी नामज़द हुई थी, जब
आप डॉक्टर रुबीना फिरोज साहबा थी। तो जी। Thank you, Samson Saab, for this exclusive interview. Thank you, Pakistan. Thank you, Government of Pakistan. Thank you, Prime Minister of Pakistan, for this recognition. और मैं आपके इस चैनल के हवाले से उन तमाम साथियों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों या मेरे कोलीग्स जो हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप, ईमेल्स, फोन कॉल्स के जरिए बहुत मुबारकबाद दी और मेरी इस रिकग्निशन को अप्रिशिएट किया। नेशनली भी और इंटरनेशनली भी जो मेरे साथी हैं उनके लिए ये एक मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको थैंक यू कहती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मुझे ये अवार्ड क्यों मिला, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया कि ये अवार्ड किन को मिलेगा, और उन्होंने कहा दोज हु ड्यूरिंग प्रोसीडिंग years conferred their greatest benefit to the humankind। तो जब उन्होंने कहा ना ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ईयर, तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम तय कर दिया कि उस साल के अंदर जिन्होंने कोई काम किया होगा। अब आप देखें कि नोबेल पीस प्राइज मुख्तलिफ लोगों को मिला। फॉर इंस्टेंस जब मलाला यूसुफजई को मिला तो उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। जब और उनके उसी वही नोबेल प्राइज आप देखें मोरेट कॉरिगन को मिला, जो कि एक आम घरेलू खातून थी, एक मिस्त्री की बीवी थी। और जब कैथलिक प्रोटेस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आयरलैंड में शुरू हुआ तो उसमें जब उनकी फैमिली में किलिंग्स हुई और वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, और तो उसने कहा एनफ इज एनफ। और एक आम औरत सड़कों पे आती है, मार्च करती है और फिर मार्च को लीड करती है और नोबेल प्राइज लेती है। लेकिन इसके साथ ही आप देखें अगर मोहम्मद यूनुस की मिसाल, तो वो एक्सपर्ट थे। तो जब उनको ये अवार्ड मिला तो वो एक इकोनॉमिस्ट, एक एक्सपर्ट थे, और वही नोबेल प्राइज उनको भी मिला। तो एक बात तो यहाँ से हम इन मिसालों से ये देखते हैं कि किसी भी रिकग्निशन का ताल्लुक उम्र से इतना ज्यादा नहीं होता, उनके शोबाए जिंदगी या जिस प्रोफेशन में वो हैं उससे नहीं होता। उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट होना बहुत जरूरी नहीं होता। वरना आप कंपेयर करें मुरेट कारिगन को या मोहम्मद यूनुस साहब को, तो आप देखें कि एक तरफ एक एक्सपर्ट है और एक तरफ एक आम घरेलू खातून है, और लाइक मिडिल क्लास भी नहीं है, आप कह सकते हैं अपर पोर क्लास। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि अगर ये एज, प्रोफेशन या एक्सपीरियंस पे बेस नहीं करती, तो फिर ये रिकग्निशन क्या है? क्या कोई बड़ा बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने से मिलते हैं? तो उसमें भी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगी। फिजिक्स के जो हमारे हैं जो कह लें कि बहुत एक नामवर साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उनको जो है मजे की बात आप देखें कि उनको जो नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, उनको उनके उनके सिमिनल वर्क जो उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस पे नहीं दिया गया, बल्कि उनका एक काम था जो कि द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसमें वो देखते हैं कि रोशनी को फोटान के तौर पे, पार्टिकल के तौर पे लिया जाए और फिर उसी और वो फिर वो जो काम था उससे फिर आगे क्वांटम थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो ये भी देख लें कि कोई बहुत बड़ा कारनामा, अगर उनको बड़े कारनामे से मिलना होता तो उनको मिलता जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। लेकिन फिर कौन सी चीज है? तो मैं ये समझती हूँ कि आमतौर पे जो ये एजाजात या ऑनर्स होती हैं, ये दो चीजों पे बेस करती हैं। एक तो ये करती हैं कॉन्टेक्स्ट पे, कि जिन लोगों को ये दी जाती है उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और दूसरा ये बेस करती हैं उनकी स्ट्रगल के, उनके काम के इन्फ्लुएंस पे, उस काम ने उनकी अपनी जिंदगी को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया, और उस काम ने उनकी कम्युनिटी को या उनके कॉन्टेक्स्ट को किस तरह किया। अब इन्हीं दो तीन मिसालों में देख ले, मलाला यूसुफजई का कॉन्टेक्स्ट क्या था? शांगला, ठीक है। मोरेट कॉरिगन का क्या था? बेलफास्ट। और जब अगर मैं समझती हूँ कि जब मेरी नॉमिनेशन हुई, मैं इसी तनाजर में कॉन्टेक्स्ट के और इम्पैक्ट के मुताबिक बताती हूँ। आपने रेफर भी किया कि जब मेरी 2005 में नॉमिनेशन हुई आसमा जहांगीर साहबा के साथ, तो इट वाज लाइक मेरी तो, मेरे लिए तो ये उनको मैं वो एक आइकॉनिक ह्यूमन राइट्स, एक ग्लोबल एक्सपर्ट, यू नो एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनका और मेरा तो वो बनता नहीं ना एक ही अवार्ड के लिए एक ही वक्त में नॉमिनेट होना। अब उसमें आप जरा कॉन्टेक्स्ट को देखें, मेरा कॉन्टेक्स्ट देखें, एक खातून माइनॉरिटी से,
वर्किंग क्लास से, क्योंकि मेरे बहुत पेरेंट्स वो स्कूल टीचर थे, प्राइमरी स्कूल टीचर। मैं गांव में पैदा हुई, तो आप कह सकते हैं गांव की एक लड़की। मेरा शहर बड़ा छोटा सा सरगोदा शहर, जिसमें आप देखते हैं कि जो इंटर एक्चुअल डिस्कशंस या जो थिंक टैंक्स के साथ एक्सपोजर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसके बराबर में देखें आसमा जहांगीर का कॉन्टेक्स्ट, वुमेन लेकिन मेजोरिटी से माइनॉरिटी के, एलीट क्लास। फिर लाहौर शहर, जो कि आप कह लेना दानश्वरों का और एक शहर, और एक्टिविस्ट का और मूवमेंट्स का शहर, और उनका वो एक्सपोजर, उनका फैमिली, उनके फादर की स्ट्रगल, मेरे पेरेंट्स प्राइमरी स्कूल टीचर। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट था। अब जो जब रिकग्नाइज लोग करते हैं तो वो देखते हैं ये बंदा किस कॉन्टेक्स्ट से और ये काम क्या कर रहा है। तो अगर मैं अपने काम को देखूं तो मेरी उस दौर में जो मेरी स्ट्रगल थी, लाइक 2005 से पहले मैंने बहुत सारा काम किया जेंडर बेस्ड वायलेंस पे। लेट से वो एक मशहूर जमाना वाकया मुसरत शाहीन का, जिसमें उसकी दोनों टांगे काट के उसको गरम तेल में कढ़ाई में उसको रख दिया गया। तो हम चंद औरतों का एक ग्रुप था जो वहां गया। और सरगोदा में जो इस वक्त ये इट वाज नॉट वेरी कॉमन के खवातीन जू जाएं। और फिर उसके बाद उस वाकये ने मेरी अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि हमने 21 खवातीन का सरगोदा में इनको इकट्ठा करके एक वुमेन फोरम बनाया। और आप देखें कि उनमें से एक खातून कैसरा इस्माइल, जो बाद में उन्होंने सर्व किया पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन पे, मुनज़्ज़ा गोविंदी उन्होंने किया नजरिया पाकिस्तान के साथ, और दे बोथ आर द अवार्ड विनर्स एज वेल लाइक मी। तो हमारी अपनी जिंदगियां भी तब्दील हुई। हमने सरगोदा में फिर 8 साल तक कंसेक्टिव जेंडर बेस्ड वायलेंस पे कैंपेन चलाई, 16 days ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उन्होंने मार्च भी किया। अब उसके पैरेलल जो आसमां की स्ट्रगल देखे, वो सरगोदा शहर तक लिमिटेड नहीं थी, वो तो यूएन को रूल करती थी। तो अब उनकी जो जो इन्फ्लुएंस था वो उनका पूरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, मेरा एक लोकल इन्फ्लुएंस था। मगर उन्होंने जो रिकग्निशन करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से, किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं, कि जितना आपका कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही आपकी जो स्ट्रगल है उसका इन्फ्लुएंस भी उसी तरह से करेगा। तो दैट वाज द रीजन के हम उसमें आए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूंगी कि पर जो लोग होते हैं ना, सैमसन साहब, जो बड़े लीडर होते हैं, और जो जो रियली द जिनको आप कहें लीडर होते हैं, वो आसमा जैसे लोग ही होते हैं। मैं जब पीएचडी कर रही थी सैन डिएगो में, तो यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज थी, तो उसमें अब ये एज अ की नोट स्पीकर आई। तो जब वो पोडियम पे गई तो उन्होंने सबसे पहले पता है क्या बात की, कि मुझे खुशी इस बात पे है कि इस हॉल में माय फ्रेंड रुबीना भट्टी इज प्रेजेंट। आप देखें, यूं वो यूं वो एक्नॉलेज करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे साथ उसको भी कर दिया और उसका क्या काम, और उसने कहा। और थ्रू आउट माई लाइफ जब तक वो जिंदा रही हैं, मुझे उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल एनकरेजमेंट रही। और मेरे लिए यकीन करें, वो लम्हा जब उन्होंने सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के पोडियम पे कहा कि आप, मेरे लिए खुशी ये है कि डॉक्टर भट्टी इज अमंग अस, तो मेरे लिए वो नोबेल पीस प्राइज से कहीं बड़ी रिकग्निशन थी, क्योंकि वो आपका एक सपोर्ट मैकेनिज्म होता है। बहुत अहम जो इन्फॉर्मेशन है जो नाजरीन के लिए, जो सोशल मीडिया के लिए ज़रूरी था, आपने वो शेयर की। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि अभी आपने जो फरमाया कि अवार्ड मिलने में उम्र, तजर्बे और शोबा ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि अवार्ड लेने वालों ने किस कॉन्टेक्ट में काम किया है, इनकी जद्दोजहद का तसलसल और अहमियत क्या है, उनका इस कॉन्टेक्ट में इन्फ्लुएंस कितना है। तो यकीनन मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट में लोग मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। आपके ख्याल में इन काम का तरीका, इनके काम के नताज, इनपुट हर किसी हाथ में असरअंदाज होते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। देखें, ये कहना कि ऑफ कोर्स ये तो तय है कि किस जिस कॉन्टेक्स्ट में किया जाए काम, उसी के मुताबिक लोग जो भी काम करने वाले होते हैं वो अपनी अप्रोचेस को, अपने काम के तरीक़ेकार को वज़ा करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी अप्रोच बेहतर है, कौन सी गलत है, कौन सी सही है, कौन सी ज़रा ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है।
और ये लोगों ने खुद तय करना होता है जिन्होंने काम करना होता है। मसलन मलाला यूसुफजई की वेरी कैटेगोरिकली बड़ी क्लियरली एक ह्यूमन राइट्स अप्रोच थी और राइट टू एजुकेशन पे, ठीक है, और उन्होंने इसी पे काम किया। मोहम्मद यूनस साहब की बिजनेस अप्रोच थी, डेवलपमेंट अप्रोच थी, और उनका उनका था, जो उनका गोल था वो पावर्टी एरेडिकेशन पे था। जो मुरेड कारीगन की अप्रोच थी वो पीस बिल्डिंग अप्रोच थी, और उन्होंने काम किया ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, ताकि उनके मुल्क में अमन आए और उनकी जो जमहूरियत है वो स्ट्रेंथन हो। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में कौन सी अप्रोच वर्केबल है या कौन सी बेहतर है, तो मैं अगेन ये इसी को फिर इसको कहेंगे री एनफोर्स करूंगी कि अप्रोचेस सब ही ठीक होती हैं। ये होता है कि हम कौन सी अप्रोच किस कॉन्टेक्स्ट में और किस वक्त में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन अगर हम पाकिस्तान का देखें, सोसाइटी को, पाकिस्तानी सोसाइटी को, सबसे पहले तो हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसी सोसाइटी के तीन हिस्से होते हैं: गवर्नमेंट, फॉर प्रॉफिट जो कि बिजनेस कम्युनिटी होती है फॉर प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट जो कि सिविल सोसाइटी या एनजीओ सेक्टर, या उसमें वो सिविल सोसाइटी लार्जर आती है। अब ये तीनों हिस्से एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये ज्यादा देखा जाता है कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर, या जिसको आप सिविल सोसाइटी कहें, या जिसको आप एनजीओ सेक्टर कह रहे हैं, उसको उसको जरा कोई बहुत ज्यादा पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एंड फॉर प्रॉफिट। अब ये मैं क्यों कहती हूँ ये तीनों लाजमो मलजूम है, ये साइंटिफिक थेरी है, ये रिसर्च है, जिसको आप कहते हैं कि थ्री फेलियर्स थेरी। उसमें उसकी मैं मिसाल यूं देती हूँ, लाइक एजुकेशन जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है ना बच्चों को तालीम देना, लेकिन इन केस अगर किसी जगह पे स्कूल नहीं है तो उसके दो ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो वहां पे कोई जाकर फॉर प्रॉफिट वाला फॉर प्रॉफिट स्कूल बना लेगा, कोई फैंसी सा बीकन, आई कोई प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस देनी पड़ेगी, तो उसमें तो फिर वही लोग जा सकेंगे जो अफोर्ड कर सकेंगे। या फिर वहां पे कोई नॉन प्रॉफिट वाला जाएगा और फ्री एजुकेशन करेगा। तो आप देखें ये दोनों सेक्टर इक्वली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो फ्री दे रहा होता है एजुकेशन वो शायद उतना काबिले कदर नहीं समझा जा रहा होता। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पहले तो अगर हम सोसाइटी को जो समझ लें, फिर हम देखेंगे कि अप्रोचेस क्या है। तो मैंने 2011 में आई गेस मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कंपैरेटिव एनालिसिस किया था नॉन प्रॉफिट सेक्टर का। तो उसमें मैंने देखा था कि यूएस में जो एडवोकेसी पे काम कर रही हैं उस वक्त वो सिर्फ 2% ऑर्गेनाइजेशंस थी, जबकि पाकिस्तान में 30% से भी ज्यादा थी। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में एक बड़ी प्रीडोमिनेंट जो अप्रोच है काम की, वो ह्यूमन राइट्स अप्रोच है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे काम करते थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल अप्रोच भी उनकी होती है, उनकी बिजनेस अप्रोच भी होती है, और मगर मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझ लें कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अप्रोचेस यूज करते हैं या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं। तो यही मैं कहूंगी कि काम का इस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में काम करने के लिए वेरियस अप्रोचेस वेरियस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती हैं। जी, जी। ऐसी अचीवमेंट के लिए यकीनन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने बड़े चिकवे गिले भी किए कि हमें अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड मिलना कोई आसानी नहीं होती, यहाँ अप्रोच नहीं होती कि आप इस अप्रोच आपके काम की अप्रोच है कि आपने कितना काम किया हुआ है, किस हद तक आपने किए। तो डॉक्टर साहब, आपको अब तक 30 से जायद इंटरनेशनल नेशनल रिकग्निशन मिली हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात और फिर MMF अवार्ड वसूल करना भी है, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका कोई मखसूस तरीका कार है या कोई ऐसी अखलाकी इकदार हैं जिन्हें आप अपनी कामयाबी का राज समझती हैं? जी। देखिए सैमसन साहब, ऑफ कोर्स मेरा भी एक तरीकाकार है, मेरी भी कुछ इखलाकी इकदार हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगी कि मेरी मेरी दो बहुत बुनियादी ट्रेड्स हैं जो कि मैंने अपने पेरेंट्स से, खास तौर पे अपनी अम्मी से इनहेरिट की है, और वो क्या है? करेज एंड कंसिस्टेंसी। करेज मीन टू टेक रिस्क, और या फिर आप देखें कि ये करेज होना कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें और आप अपने स्ट्रेच जोन में जाएं।
और दूसरा कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी साल हर साल, अब देखिए मेरा ये डेकेड्स का वर्क है। अब मैं ये कहूँ कि मुझे 2005 में नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया, तो मुझे नेशनली अब क्यों लेकिन तो रिकग्नाइज नहीं मुझे कर रहा, तो मैं काम को छोड़ दूं? क्योंकि जब हम काम करते हैं हमारा गोल होता है, उस गोल तक हमने पहुंचना है। उसके लिए जो है मुसलसल की होती है ना एक, और एक तलब होती है। मैं समझती हूँ कि मेरी ये लाइफ लाइन है, मैं काम के बगैर रह ही नहीं सकती। तो मेरा हार्ड वर्क जो था है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी है। अब अगर हम बात करें इखलाकी इकदार की, तो ऑफ कोर्स जनरली तो हम कहेंगे इंटेग्रिटी या ह्यूमिलिटी। जो मैं समझती हूँ, मैं ह्यूमिलिटी का मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे मेंटोर आसमा जहांगीर या बिशप जॉन जोसेफ जैसे जैसे सल चौधरी जैसे लोग हैं, तो ह्यूमिलिटी तो उन लोगों में बहुत ज्यादा थी, तभी आज हम यहाँ हैं। इस जगह पे मैं हूँ, जाहिर है उन लोगों ने हमें हम्म, बहुत स्पेस दी और हमें ट्रेन किया। लेकिन जो मैं दो बुनियादी इखलाकी कदरें समझती हूँ, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो मैं उसको उसको फिर पूरा करने में पूरी ऑनेस्टी, अपनी वो कह लेना बेस्ट इंटरेस्ट, या कैपेसिटी, या जो मेरी कैपेबिलिटीज होती हैं उनके मुताबिक करती हूँ। दूसरी जो चीज है, वो जो मैं कहूँगी कि मेरे वालिदैन ने हमें सिखाया, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और जब हम रिस्पेक्ट फॉर अदर्स करते हैं तो वो अनकंडीशनल होती है, जो हमें सिखाया गया कि आपने दूसरों की इज्जत करनी है। और जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं तो उसमें एक बुनियादी सी चीज है कि आप जजमेंटल नहीं होते। मैं एक आपको चले पॉलिटिकल मिसाल देती हूँ, शायद आपके नाजरीन को वो जरा ज्यादा, क्योंकि हम सभी पॉलिटिकल होते हैं थोड़े बहुत। मसलन आप देखें, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीट्स हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है? और माइनॉरिटीज के लिए 5% जॉब कोटा भी है, वो भी रिजर्व है, ठीक है? अब अगर देखें उसी कोटे पे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीएसएस ऑफिसर बनता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी सेलिब्रेशन होती है, ओ वाओ द आर पीपल आर हेयर। लेकिन हम कभी नहीं उसको डिस्कस करते कि प्रोसेस किससे आए हैं, ये रिजर्व पे आए हैं, ये लाइक किस स्ट्रगल से। रिजर्व में तो बहरहाल आपका अफर्मेटिव एक्शन होता है ना, आप मेन स्ट्रीम से compete करके नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर वही जो सीट है ना, वो कोई माइनॉरिटी वुमेन आ जाए ना पार्लियामेंट में, तो फिर कहेंगे ये किस प्रोसेस से आई है। वो उसको सेलिब्रेट भी करना भूल जाते हैं कि भाई ये खातून यहाँ तक पहुंची तो है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे जितनी खुशी होती है ना किसी के सीएसएस ऑफिसर बनने से या प्रोफेसर बनने से या डॉक्टर बनने से, ये 5% कोटे के थ्रू, मुझे उतनी खुशी हुई जब सोनिया आशर जो है हमारी एमपी है, पार्लियामानी सेक्रेटरी बनी, एक फीमेल आई। और मैंने उसी तरह सेलिब्रेट किया। लेकिन मैं जनरल बायस नहीं हूँ, मुझे नवीद एंथनी साहब का डिप्टी स्पीकर बनना भी उतना ही अच्छा लगा। और मैं उनके लिए जजमेंटल नहीं हूँ कि किस प्रोसेस से आए हैं। वी हैव लेट्स सेलिब्रेट व्हाट वी हैव, और हम उनको रिस्पेक्ट करें। और जब हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम किसी को सपोर्ट करते हैं। और उसकी मैं आपको मिसाल दूं, अप्रैल में आपको भी पता होगा बहुत शोर मचा के पाकिस्तान में हाई लेवल पॉलिटिकल डेलीगेशन फर्स्ट टाइम आया यूएस से, जिसको हम्म, लीड कर रहे थे जो वहां पे पाकिस्तान का कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस है, उसके चेयर को चेयर कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन और कांग्रेसमैन टॉम स्वेजी। वो पाकिस्तान आए, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हुई, स्पीकर नेशनल असेंबली से, सीएम साहिबा जो पंजाब के मरियम नवाज शरीफ साहिबा, एंड मैनी अदर्स, डजन्स ऑफ मीटिंग्स। अनफॉर्चुनेटली, या आप कह लें कि आई डोंट नो, उनकी किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी के उस तरह लीडर से, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो बिजनेस फॉर प्रॉफिट से है या नॉन प्रॉफिट से, उनसे उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मैं डीसी में हूँ और मैं वेरियस थिंक टैंक्स के साथ भी काम करती हूँ, तो पाकिस्तान कांग्रेशनल कॉकस के साथ भी एंगेज थी। तो उन्होंने पाक यूएस सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया, और मैं उनकी लेजन थी। यानी उस ऑफिस टॉम सेजी के ऑफिस के साथ, और यहाँ से जो हमारे पार्लियामेंट के पाकिस्तान यूएस फ्रेंडशिप ग्रुप है, जिसकी कन्वीनर है रुमीना खुर्शीद आलिम। और हमने जब किया, तो मैंने टॉम स्वेजी से के ऑफिस में या बर्गमैन साहब से, मैंने उनके स्टाफ से भी वहां पे ये पॉइंट रेज किया कि व्हाई नॉट वी इंक्लूड सम माइनॉरिटी पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो अगेन मेरा तो फ्रेमवर्क वही है ना, गवर्नमेंट
फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट। तो हम जब नॉन प्रॉफिट की बात करते हैं उसमें रिलीजियस लीडर्स भी आते हैं, उसमें एनजीओ सेक्टर के लोग भी आते हैं, सिविल सोसाइटी वगैरह। लेकिन तब मैंने सोनिया आशर को इसलिए इनवाइट किया कि वो हमारी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, और उनको यहाँ पे ये एक्सपोजर मिलना चाहिए। और अगर मैं कोई उनके इस प्रोफेशन में उनको सपोर्ट कर सकती हूँ तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, ताकि वो इंटरनेशनल इश्यूज को समझे। मैंने नवीद एंथनी साहब को भी इनवाइट किया गो कि वो अपनी पर्सनल कुछ वो ऑफिशियल, नॉट पर्सनल, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ज्वाइन ना कर सके। नवीद अमर जीवा साहब आए, कामरान माइकल आए, मैं पॉलिटिकल। तो फर्स्ट टाइम हम उन लोगों को लेके गए। अब जब वहां पे वह एट द 11th आवर सिंपोजियम कैंसिल हुआ, और ड्यू टू रीजनल टेंशन। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों को ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली इंटरेक्ट करने के लिए, राइट। हम्म, बर्गमैन से भी, कांग्रेसमैन बर्गमैन से भी, टॉम स्वेजी से भी। और मैं आपको बताऊं, जीवा साहब स्पोक सो वेल। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत सारे इश्यूज पे बात की। उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई, लाइक वो जो एज को इंक्रीज करवाया है। बट देर इज अ वे कि हम उन लोगों को का आपस में इंटरेक्शन कैसे करवाते हैं। लेकिन ये ना, मैं नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ सिटिंग को कर रही हूँ। आप फॉर्मर मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एजाज आलम साहब, मैंने उनका यूएस का जो एक्सपोजर ऑफिशियल विजिट अरेंज किया, और उनकी प्रेसिडेंट, मतलब हमने 3 हफ्तों में मोर देन 30 मीटिंग्स उनकी करवाई, जिसमें प्रेसिडेंट कार्टर से मीटिंग से लेके यूएन में मीटिंग्स, कांग्रेस में मीटिंग्स। तो दिस, क्योंकि मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, जो मेरी जो एक्सपर्टीज है, मैं वहां पे अपने पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करती हूँ। मैं प्रोसेस की तरफ नहीं जाती, कैसे आए कैसे नहीं आए। नाउ दे आर देयर एंड वी हैव टू सपोर्ट देम। तो ये मेरी एक हम्म, वैल्यू है। अब अब जो सवाल था आपका, वो अप्रोचेस का था। तो अप्रोच तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि मेरी जो अप्रोच है ह्यूमन राइट्स से शुरू हुई। मेरी एजुकेशनल अप्रोच भी है, मैं लिखती हूँ। मैंने आपने तो वो इंट्रो जरा पुरानी वाली डॉक्यूमेंट्री थी, मैंने 1 साल स्टैनफोर्ड के साथ काम भी किया है एज अ रिसर्च स्कॉलर। मैंने जो रिसर्चेस की, इवन मैं जो डॉन में लिखती थी, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में है। और बाकी अगर मैं कहूँ ना कि लाइक मेरी अभी हम थोड़ा मेरी थोड़ी बिजनेस अप्रोच है, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम कुछ जो लोग हैं, जो यूएस बिजनेस ग्रुप है, उसको लाएं और पाकिस्तान में इनके साथ करवाएं। तो देयर आर द वेरियस अप्रोचेस विच आई एम्प्लॉय। तो मैं तो देखती हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज की जरूरत है, या। जी हम्म। रबीना साहबा के, इससे पहले कि मैं आज के अहम सवाल की तरफ जाऊं, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि लोग पता नहीं क्यों खवातीन की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं। मुझे सुनने में भी आया कि काफ़ी सारी बातें जो अभी शेयर नहीं की जा सकती नाजरीन से, लेकिन ऐसा क्यों है? फिर कहा भी ये भी जाता है मेरा उस कौम से तल्लक है, ये है वो है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको कभी दिक्कत आई है बीइंग एक वोमन? जी रुबीना साहबा। देखिए, अगर मैं कहूँ ना कि आपने लफ्ज बोला है मुखालफत, मैं इसको, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है वो लीडरशिप स्टडीज में है। तो हम जो लीडरशिप की लैंग्वेज है ना, इसमें हम मुखालफत नहीं कहते, इसमें हम तस्लीम कर इसको ले, कहते हैं मैं चैलेंज। जो है और कि तस्लीम चैलेंज, नहीं करते थे। हम्म। जी हाँ, जी। वही मैं कह रही हूँ। अब जो हम्म, खवातीन को के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है वो शायद रिलीजियस नहीं है, ये पेट्रियार्की है, पेट्रियार्कल माइंडसेट, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और जो मेल हम्म, डोमिनेंट सोसाइटी है, उसको फिर हमारा कल्चर भी सपोर्ट कर जाता है, सपोर्ट नहीं कर रहा था बेसिकली। हमने अपने पेट्रियार्की को स्ट्रेंथन करना होता है, उसको कल्चर के जरिए, रिलीजन के जरिए हम इसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा, यकीन करें, मैं इन चीजों पे की परवाह नहीं करती, क्योंकि दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ एन एक्टिविस्ट, ऑफ एन एक्सपर्ट, ऑफ एन एजुकेशनिस्ट। तो औरतें अगर इस तरह बैठ जाए ना, तो आप देखें पाकिस्तान को सबसे, जो जिसको कहना है दुनिया मानती है, वो बेनजीर भुट्टो है, एक लीडर मानती है, हम्म, खातून है ना, जो बिल्कुल। जो मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड है ना। और अभी देखिए, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये नहीं है कि मैं इसको पॉलिटिकल एफिलिएशन में देख रही हूँ।
मैं 2 साल बाद आई हूँ यूएस से, और मैंने सरगोदा में जो डेवलपमेंट का काम देखा है, बिलीव मी, मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। और ये मैंने देखा मरियम नवाज शरीफ के दौर में। तो मैं ये कहती हूँ कि शी इज डूइंग द बेस्ट मेरे शहर के लिए। अब जाहिर है, मैंने मैंने ये तो एक विटनेस है ना अभी, जो हेल्थ के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीवेयर। और एक मैंने और देखा कि जो इनकी कैबिनेट है, लाइक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जो मैं इनके एजुकेशन मिनिस्टर से मिली हूँ, या लाइक अदर्स, तो दे आर अमेजिंग यंग पीपल, एनर्जेटिक, इनोवेटिव, लर्निंग, कॉम्पिटेंट, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो एक औरत की कैबिनेट भी आप देखें ना, तो इसलिए नहीं मानते तो कोई बात नहीं, वक्त वक्त साबित करता है ऐसी चीजों का डिवोटेड जी। डिवोटेड होती हैं असल में। मेरे साथ एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का। कॉम्पिटेंट भी होती है। जी जी। नहीं, ऐसा हुआ कि जब मैंने और एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन प्रोग्राम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के, जी आप तो खातून को एक गुस्ताख बना रहे हैं, ये बोलो। खैर, आगे चलते हैं। ऐसी। अच्छा, एक मैं आपको और जी। बता दूं, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। जो इंसान हम्म। होता है ना, उसकी हम्म। पर्सनैलिटी के दो हिस्से होते हैं, एक हम्म। जस्टिस और एक केयर। तो आमतौर पे जो कहते हैं ना, केयर वाला हिस्सा होता है ना, वो फेमिनिन होता है, जो जस्टिस है वो मस्कुलिन। लेकिन जस्टिस केयर के बगैर हो नहीं सकता। तो ये कहना कि औरत अच्छी लीडर है या मर्द, ये नहीं है। जो ट्रेड्स होती हैं वो दोनों मिक्स हों, तो फिर ही हम्म। हम एक खूबसूरत पाकिस्तान की तरफ सफर कर सकते हैं जी। जी जी। आ, सवाल बड़ा अहम सा है कि नाजरीन को बड़ा तजस्सुस है। तो आप ये बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने आपको 12 को मनाटी एक्सीलेंस अवार्ड किन खिदमात की बिना पर दिया? इंटरेस्टिंग। ये जो सवाल है ना, ये वाला हम्म। भी, और इससे पहला जो सवाल था कि इतनी देर से क्यों मिला, ये सवाल हम्म। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने किया। तो सवाल का तो जवाब मैं जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये अवार्ड मिला 12 अगस्त को, जो यूथ डे था। अब जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी डे था वो 11 अगस्त था। और फॉर सम रीजन प्राइम मिनिस्टर साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं इस दफा माइनॉरिटी राइट्स डे को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसको क्लब कर दें। ठीक है। अब जो प्रोग्राम था उसके दो हिस्से थे, पहला हिस्सा था माइनॉरिटी डे पे, और दूसरा था यूथ डे पे। अच्छा, अब उसमें ये बात थी कि जो माइनॉरिटी डे का था ना, वो हम माइनॉरिटी डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसका ये अवार्ड है। तो लोगों ने ये भी कहा, ये भाई 3 नौजवानों या पता नहीं 5 नौजवानों को अवार्ड मिल गया, बेसिकली वो माइनॉरिटीज को मिला था, और अवार्ड में वैसे भी एज डजंट मैटर, तो हमारा माइनॉरिटी। दूसरा, मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये किसी को भी अवार्ड जो था ना, वो इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने माइनॉरिटी के लिए काम किया। फॉर इंस्टेंस, जो डॉक्टर प्रेमचंद है, वो एक डॉक्टर है, वो माइनॉरिटी के डॉक्टर नहीं है। या अगर दो अवार्ड इसमें पोस्ट ह्यूमस थे, एक भगवान दास साहब का और एक था एमपी भंडारा साहब का। अब वो जो दोनों लोग हैं, भगवान दास चीफ जस्टिस थे, वो माइनॉरिटीज के तो चीफ जस्टिस नहीं थे ना। तो लेट मी मेक इट क्लियर कि ये आपके माइनॉरिटी के लिए काम करने के लिए नहीं था, ये आपका पाकिस्तान के लिए काम करने का था। पाकिस्तान के लिए आपने क्या काम किया, नेशनली, लोकली, ग्लोबली। हम्म। और मैंने कुछ मिसालें आपको दी कि जैसे जब जो मुझे फॉर इंस्टेंस जो मुझे अवार्ड मिला था, वर्ल्ड बैंक ने दिया था, वो मेरा प्योरली एक एकेडमिक था, रिकग्निशन भी या वर्क भी। मैंने ड्यूरिंग पीएचडी एक इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ड्राइव किया था, उसको आप कहें कि एक थियोराइज किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया फॉर फॉर रिफ्यूजी वुमेन के, वो बिजनेस में किस तरह जाती हैं। उसको वे इंटरनेशनल ने ग्वाटेमाला, मैक्सिको एंड हेटी में एम्प्लॉय किया, और मेरे उस काम पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डॉक्टर किम यांग ने मुझे अवार्ड भी दिया, मुझसे मुलाकात भी की। तो वो जो जो था काम, वो मेरा पाकिस्तान पे था। देखिए, मैंने पाकिस्तान का एकेडमिक जो अपना जो कंट्रीब्यूशन था, मैंने पाकिस्तान के लिए ग्लोबली किया। द सेम वे अगर मैं किसी पैनल को पे शेयर कर रही हूँ, अंडर सेक्रेटरी एडमा डाइंग, जो अंडर सेक्रेटरी यूएन है, तो मैंने ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो हमारी जो जो रिकग्निशन थी, वो पाकिस्तान के लिए काम करने की थी। अब अगर कोई मुझे ये कहे ना कि आपने क्या किया, तो मैंने तो बहुत तफसील से आपको इंटरव्यू के शुरू में ही बता दिया है। हाँ, मैंने काम किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया,
किसी के वो कहते हैं एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक किया, किस सेक्टर में किया, वो डिसाइड नहीं करेंगे। मैं खुद करूंगी कि मैंने क्या काम करना है, और अवार्ड रिकग्नाइज करने वाले करेंगे कि उन्होंने मुझे किस बात पे रिकग्नाइज किया। तो मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी की ना चार बड़ी चीजें हैं जिनको मैं देखती हूँ कि मैं जिस पे मुझे अवार्ड देना चाहिए। और उनमें से जो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि एकेडमिकली मैंने 5th ग्रेड में, उस वक्त होता था सेंटर के एग्जाम्स, तो मैंने सरगोदा सेंटर में 2nd पोजीशन ली। और मैं सोचती हूँ अगर शायद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त सीएम में होते जब मैं 5th क्लास में थी, तो शायद वो मुझे भी उसी वक्त बुला के एक मेडल दे देते, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जब जो सीएम भी थे, इन्होंने खास तौर पे जो वो लोग जो पसमानदा इलाकों से या वर्किंग क्लास से हैं, उनके बच्चों को एकेडमिक अचीवमेंट्स पे देते हैं। मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा, मैंने रिकग्निशन की। इवन मेरी बीएससी में जब मेरा जुआलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में मेरी डिस्टिंक्शन थी। और फिर जब मैं आयरलैंड में गई हूँ, मैंने आयरलैंड का जो, जिस तरह आपका हायर एजुकेशन कमीशन है, उनका हायर एजुकेशन काउंसिल जिसको वो ही टैग कहते हैं, उनका जो अवार्ड था, जो उनकी एक हाईएस्ट अचीवमेंट पे देते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वो मैंने किया। तो मैं जब भी गई हूँ ना, मैं माइनॉरिटी का एक ऐसा फेस गई हूँ जिसने पाकिस्तान को ग्लोबली ये और एकेडेमिया में ये दिखाया है कि यस वी आर द कॉम्पिटेंट। मैं हम लाइक मैं विदाउट एनी अफर्मेटिव एक्शन गई। और फिर जब मैं पहली उस वक्त पाकिस्तान सरगोदा में केमिस्ट्री की लेक्चरर थी, तब ये आपका वो 5% कोटे वाला काम नहीं था, तो मैं मेरिट पे आई। केमिस्ट्री मैंने 4 साल पढ़ाई, क्योंकि मेरी पहली डिग्री केमिस्ट्री में है। तो दिस इज व्हाट वन थिंग विच आई फील कि गवर्नमेंट ने जिन हालात से मैंने जहां तक गई, फिर मेरा आप देखें केमिस्ट्री में एमएससी की डिस्टिंक्शन के साथ, फिर आयरलैंड से डेवलपमेंट स्टडीज में की, फिर मेरी पीएचडी में थी। और पीएचडी में मैं उन हम 10 लोगों का बैच था, मैं उनमें से एक थी जो वर्किंग क्लास से थी। बाकी 9 के 9 लोग लाइक मैक्सिको के प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन या इस लेवल के लोग थे मेरे जो बैचमेट थे। और दूसरा जो मैं काम समझती हूँ कि जो मैंने किया है, वो मैंने खवातीन के हकूक के लिए किया है। वो तो इतना ज्यादा काम है कि उसके लिए फिर आपको एक्सक्लूसिव जो है एक इंटरव्यू करना पड़ेगा। मैंने जी। बच्चों के लिए काम किया, बहुत काम किया। मैंने 200 एनसीआरसी में तो जो किया सो किया, लेकिन मैंने पब्लिक स्कूलों में 200 स्कूलों में मैंने ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, थ्रू इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट। तो पब्लिक स्कूल्स में ये करना। और बाकी रहा अकलियतों के लिए काम, देखें आप ये सोचें कि अर्ली 90s में, 1992 में, आप देखें मुझे, आप कर लें समझ लें 35 साल छोटा कर लें, तो आप एक उसमें स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। और हमने उस वक्त मार्च किया किसके लिए? शिनाख्ती कार्ड के लिए। शिनाख्ती कार्ड में मजहबी खाना को। तो जो मेरा एक्टिविज्म है वो बेशक मार्चिंग से शुरू हुआ। हमने सरगोदा शहर में कैथोलिक चर्च के साथ मिलके थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना उनको रोड्स पे लाए, मार्च किया। और मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी का जो शानदार मार्च था ना, और जो इम्पैक्टफुल था, वो वही था। और क्योंकि उसमें यूनिटी थी, और वो बिशप जॉन जोसेफ शहीद की लीडरशिप में हुआ था। तो ऑफ कोर्स मैं जो समझती हूँ कि मैंने माइनॉरिटीज के लिए काम किए, उसमें जो बहुत बड़ा काम है वो मेरा एनसीआरसी के साथ है। और अब मुझे नहीं पता, हमारा इंटरव्यू का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं उसको भी शेयर करूंगी। लेट्स मैं आखिर में इसको आपसे शेयर करूंगी अगर टाइम हुआ तो। लेकिन अगर कोई आपका और सवाल है तो मुझे बताएं। और मेरी ये जो डेकेड्स की स्ट्रगल थी, उसको अगर अब नेशनली रिकग्नाइज किया है, तो मुझे कोई इसका ये नहीं है कि देर से हुआ या नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम सो ग्रेटफुल द पीपल हु अप्रिशिएटेड। और मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, कुछ डिवाइन प्लान्स भी होते हैं। आपकी जिंदगी में जब स्ट्रगल और सक्सेस आनी होती है तो वो फिर आती है। अच्छा, जी। मैं ये पूछना ये चाहूँगा कि चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे आपकी ज़िंदगी में, उनको कैसे आपने अबूर किया, और फिर इस कामयाबी के पीछे आपकी सोच किस तरह मुतासर हुई? देखिए क्विकली अगर मैं आपको कहूँ ना चैलेंजेस, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइक ये लंबी लिस्ट नहीं कहूंगी। मेरी जिंदगी का एक ही चैलेंज था, और जो मैंने कब फेस किया, जिसको मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी पे उस चैलेंज ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस था उसका। और वो था कि मैं छत्तीस चक में पैदा हुई, सरगोदा के गांव में। उस वक्त वहां पे बेस्ट मिशनरी स्कूल था, सेंट जोसेफ। मैंने 4th ग्रेड तक वहां पे पढ़ा।
बहुत प्रोटेक्टेड माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वक्त वहाँ बेंचेस और मिशनरी और फॉरेनर्स और को करिकुलर एक्टिविटीज और बहुत कुछ था। और जब मैं फिफ्थ में गई तो मेरी मदर ने वहां से मुझे निकाल के, तो वो मुझे पब्लिक स्कूल में डाला। और मैंने आपको बताया भी कि उन्होंने क्यों डाला, कि compete करो। और वो जो मेरा चैलेंज था ना एज अ चाइल्ड, आप इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे जहाँ पे आपको आपकी बाइबल स्टडी भी होती है, आपका संडे स्कूल भी होता है, आप डेली, और आपके फ्रेंड्स सारे क्रिश्चियंस हैं और गो के कुछ मुस्लिम भी। तो वो जो बड़ा चैलेंज था ना, कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के स्ट्रेच जोन में जाना, किसी हद तक आप कह सकते हैं पेन जोन। उसके बाद जब मैं गई ना उसमें हाई स्कूल में, तो मुझे कॉन्वेंट में नहीं एनरोल करवाया गया। उस वक्त बेहतरीन स्कूल था, जामिया स्कूल, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। वजह मेरी माँ का जो यार्ड स्टिक थी ना बेहतर स्कूल की, कि बोर्ड में किस स्कूल की लड़कियां पोजीशन लेती हैं, तो उस वक्त जामिया की ही लिया करती थी। तो हम दोनों बहनों को, मेरी बड़ी बहन को भी, हम दोनों को जामिया में भेज दिया गया। तो दैट वाज अगेन, मैं समझ, और फिर आप देखे जिंदगी ऐसी हुई, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा मैं अपनी क्लास में वाहिद क्रिश्चियन लड़की होती थी। और शायद इसी यही वजह है कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो सारी की सारी मुस्लिम्स हैं। तो मैं समझती हूँ वो जरा ज्यादा मुश्किल रहा। अब बहुत सारी खूबसूरत इंफॉर्मेशन, फिर इनकरेजिंग और बहुत सारी बातें आपके साथ हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको कैसा अपनी ज़िंदगी को किन मकासद के तहत बनाना चाहिए, फिर पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल, पूरा मन, खुशहाल मुल्क देखना चाहिए, क्या उनको स्ट्रेटजी या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये एक बड़ा बड़ा क्लोजिंग क्वेश्चन भी होता है और बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन भी है कि आप कोई पैगाम दें। तो मैं शायद इसको पैगाम की शक्ल में कह देती हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस मैं समझती हूँ कि सबसे पहले नौजवानों को अपने आप को डिफाइन करना। हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? मसलन मेरे लिए दो रास्ते थे, मैं अपने आप को डिफाइन करूं एज अ विक्टिम, लाइक, और जब हम विक्टिमाइजेशन कहते हैं तो वो आपकी जेंडर की भी होती है, आपकी क्लास की भी होती है, ठीक है, आपके आपके मजहब पे भी हो सकती है। या मैं अपने आप को ऐसे डिफाइन करूं कि नो, आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ लीडर। तो जब मैं कहूंगी ना आई एम अ लीडर, तो फिर मैं जो विक्टिमाइजेशन है ना, उसको मैं एक जिंदगी का एक मरहला समझूंगी, कि जिसको मैंने कोप करना है और उसको मैंने अबूर करना है। ठीक है। तो जो होते हैं ना, जब आप अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं ना, तो आप फिर ये, दिस इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को इंटरनलाइज किया एज अ लीडर। क्योंकि मैं इसके बगैर आप सरवाइव नहीं। अगर मैं कहूंगी ना कि मैं एक विक्टिम हूं तो मैं डिस्करेज होंगी। अगर मैं ये कहूंगी ना कि मैं एक लीडर हूं, तो मैं रास्ते देखूंगी कि मैंने लीड करना है अपने आप को। सबसे पहले तो सेल्फ को लीड करना है ना, मैंने अपने आप, अपनी जात को किधर को लेके जाना है। फिर मैंने लीड करना है अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, और सोसाइटी में भी। और वो उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट होता है। अब लीडरशिप का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई सुपर हीरो होंगी। नो, लीडर का मतलब होता है सबको साथ लेके कैसे चलना है। तो मैं नौजवानों को कहूंगी कि सबसे पहली चीज जो है, अपने आप को डिफाइन करें एज अ लीडर। वो आपको करेज देगा, वो आपको कंसिस्टेंसी देगा, वो आपको अपने पेन जोन, सॉरी, कंफर्ट जोन से स्ट्रेच जोन में लाएगा। दूसरा मैं जो बात कहूंगी ना, कि वो मैं कहूंगी कि रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जिंदगी को ये जिंदगी का असूल बना लें कि जितनी आप दूसरों की इज्जत करेंगे, उतनी ही, ये साइंटिफिक भी है, ये स्पिरिचुअल भी है, ये रिलीजियस भी है। आप देखें ना कि न्यूटन लॉस में क्या है, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो जितनी आप इज्जत देंगे उससे कहीं ज्यादा बाउंस बैक होएगा, और वो आपको रिजिलियंस की तरफ भी ले जाएगा। जो तीसरी चीज है ना, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ नौजवानों को, कि देर इज नो शॉर्टकट। आप देखें, ये जिद्दोजहद होती है, इसमें कंसिस्टेंसी होती है, डेकेड्स का जर्नी होता है। और आपने इसमें अलाइज बनाने हैं। अब अलाइज कैसे बनाने हैं? अलायंस बेसिकली आप तभी बना सकते हैं अगर आप दो चीजों पे पैरेलल काम करें। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है सोशल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आपका नॉलेज एंड स्किल्स है। आप अपना नॉलेज एनहेंस करें, आप अपनी स्किल्स एनहेंस करें। जब आप फुली इक्विप्ड होंगे ना,
लर्निड होंगे, तो आपके अलाइज बनते जाएंगे। अब अलाइज भी दो तरह के हैं, बाइंडिंग एंड ब्रिजिंग। बाइंडिंग में आप अपनी कम्युनिटी के अंदर बनाएं। अनफॉर्चुनेटली आप देख लें, सोशल सेक्टर में देख लें, फॉर प्रॉफिट में देख लें, नॉन प्रॉफिट में देख लें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स देख लें, वगैरह वगैरह, तो उनको आप देखें कि वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है बाइंडिंग कैपिटल जीरो है। और वो अगर मेन स्ट्रीम में नहीं जाते, तो फिर उनका ब्रिजिंग कैपिटल जीरो है। तो आपने ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल पे पैरेलल काम करना है। आप कितने भी काबिल हो जाए, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट भी कर लें, आपका सोशल कैपिटल नहीं होगा, आपके लाइज नहीं होंगे, आपकी सक्सेस नहीं होगी। और इसी पे मैं क्लोज करती हूँ। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जब आपकी हम्म, अप्रोच बेहतर होती है, तो आप कैसे सर्वाइव, आप देखें, मैं जब एनसीआरसी में गई ना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जो बैलेंस रखना कि पंजाब की भी को भी मैं रिप्रेजेंट कर रही थी और माइनॉरिटी सीट को भी। और फॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि ये जो मुझे पंजाब में लाया, इसलिए गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स लेके आई, क्योंकि वहां पे